उत्तर प्रदेश की पुलिस में तैनात एक सिपाही जब जब अपने गांव आया करता था ड्यूटी से तो उसकी पत्नी थोड़ी उदास हो जाया करती थी, परेशान हो जाया करती थी। जब वो वापस चला जाया करता था तो उसकी पत्नी खुश हो जाया करती थी और एकदम से नॉर्मल व्यवहार करने लगती थी। जब इस बात को कई बार हो चुके थे तो घर वालों की तरफ से सूचना मिलती है कि बेटा जब तुम आते हो तो पत्नी उदास हो जाती है, चले जाते हो तो खुश हो जाती है। अब ये बात सुनने के बाद जो सिपाही था वो परेशान हो जाता है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि मेरे आने से मेरी पत्नी तो परेशान हो जाती है, चला जाता हूँ तो खुश हो जाती है। सिपाही ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और अपनी पत्नी के जो फ़ोन था उसकी डिटेल निकलवाई और उस डिटेल को निकलवाने के बाद पता चलता है कि पत्नी किसी से बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी। पत्नी से पूछा जाता है तो पता चलता है कि उसका किसी से अवैध संबंध था, पुराना रिश्ता था, बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब सिपाही ने साफ साफ बोल दिया कि हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, या तो तुम मुझे चुनो या फिर अपने प्रेमी को चुन लो। अगर तुम अपने प्रेमी के साथ जाना चाहती हो तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ आना चाहती हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक के साथ रहो और ईमानदारी के साथ रहो। पत्नी ने फैसला लिया और जैसे ही पत्नी फैसला लेती है तो उसके कुछ दिनों के बाद 2 कत्ल हो जाते हैं, वो भी बहुत भयानक रूप में। जब कत्ल होते हैं तो इस बात की गूंज इसलिए फैल जाती है कि धरना प्रदर्शन होता है, मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की ये वजह हो सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास एक जगह लगती है काकोरी, और काकोरी के पास एक जगह है नदवा पुल के पास। असल में 2 लाशें पड़ी हुई थी। एक राहगीर गुजरा हो जा रहा था। राहगीर को ऐसा लगता है जैसे कि 2 शराबी शराब पी के पड़े हुए हैं। ये 21 मार्च 2025 की रात लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। राहगीर ने जब पास में जाकर देखा तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है ताकि आसपास कोई उसकी आवाज़ पहुंचे तो लोग मौके पर आ जाएं, क्योंकि 2 व्यक्तियों की जो लाश पड़ी हुई थी वो खून से लथपथ पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा गया था, काटा गया था। जब आसपास के लोग सूचना पाते हैं, मौके पर लोग आ जाते हैं। इसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और दोनों लाशों को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार ये लाशें किसकी हैं, यहाँ क्यों आए हैं। तो पता चलता है कि इस घटना स्थल से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव लगता है जिसका नाम है पानखेड़ा। पानखेड़ा में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश चंद है, उसी का बेटा है रोहित राजपूत, उम्र उसकी 26 साल है। और साथ ही एक किसान है जिसका नाम राम नरेश है, उसका बेटा है मनोज राजपूत जिसकी उम्र 23 साल है। जो मनोज है वो डालचंद इंस्टीट्यूट से ITI की पढ़ाई कर रहा है, और रोहित राजपूत जिसकी उम्र 26 साल है, दरअसल वो रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर हाल ही में उसकी पोस्टिंग हुई थी। घर वालों से पूछा जाता है कि तुम्हारे बच्चों कहाँ गए थे, क्या मामला था, किसी से कोई दुश्मनी थी, क्यों मारा। पुलिस ने जब घर वालों से सवाल करना शुरू किया है तो पता चलता है कि 21 मार्च 2025 की रात लगभग 8 बजे दोनों ही लड़के रोहित और मनोज दोनों घर से लालता खेड़ा गांव की तरफ निकले थे, ये कहते हुए कि वहां पर जन्मदिन की पार्टी है और वो हम जन्मदिन मनाकर जल्दी ही वापस आ जाएंगे। लेकिन सूचना मिलती है तो उनकी लाश की सूचना मिलती है। आखिरकार पुलिस ने जब पोस्टमार्टम के लिए शव भेजे थे, पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि जो रोहित है उसकी गर्दन और उसकी कलाइयाँ काट दी गई थी, जिसकी वजह से एक ही बार में उसकी एक ही वार लगने से मौत हो जाती है। लेकिन मनोज को 20 से ज़्यादा वार किए जाते हैं, गहरे गहरे घाव दिए गए थे, और उन गहरे घावों से ही पता चलता है कि बहुत बड़ी पुरानी रंजिश है। और इस रंजिश के कारण क्या है, किससे रंजिश है, पुलिस ने जब घर वालों से पूछताछ करना शुरू किया है तो परिवार वाले कुछ बता ही नहीं पा रहे थे और हंगामा खड़ा हो जाता है। परिवार ने शव रख कर जब हंगामा किया तो आसपास के थानों की पुलिस भी बुला ली जाती है। विधायक पहुंच जाते हैं। विधायकों ने परिवार वालों को समझाने की कोशिश की कि हम इस मामले की उचित जांच कराएंगे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे, इसलिए आप हंगामा मत करो। लेकिन बात जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है, वो मिलने का भरोसा दिलाते हैं कि मुलाकात करेंगे और आरोपियों को बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेंगे, तब जाके घर वाले शांत होते हैं। अब पुलिस पर दबाव बढ़ जाता है कि आखिरकार मामला क्या है। पुलिस ने मनोज की और रोहित दोनों की ही कॉल डिटेल निकलवाई, और कॉल डिटेल निकलवाने के बाद ये पता चलता है कि जो रोहित है उसकी कॉल डिटेल में तो कोई ऐसी बात सस्पेक्ट नहीं पाई गई, लेकिन मनोज की जो कॉल डिटेल थी उस कॉल डिटेल से पता चलता है कि उस रात, जिस रात ये घर से निकले थे 21 मार्च 2025 की रात 8 बजे के आसपास, उससे पहले लगभग एक ही नंबर से 35 से ज़्यादा बार कोशिश की गई थी, प्रयास किया गया था, बुलाने के लिए कॉल किया गया था। किसका नंबर था? जब पुलिस ने इस बात की पता निकालने की कोशिश की तो पता चलता है कि वो एक नंबर फर्जी आई कार्ड पर, फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके आधार पर लिया गया था। नंबर किसका था ये पता ही नहीं चल पा रहा था।
घर वालों से पूछा गया तो घर वाले इस बारे में कुछ बता नहीं पाए और इस नंबर से सिर्फ एक ही नंबर पर बात होती थी और वो नंबर था मनोज राजपूत का। किसका नंबर था? पुलिस अब इस नंबर के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है, कई घंटे बीत जाते हैं। इसके बाद फिर से पुलिस ने सीडीआर को बारीकी से खंगालना शुरू किया तो पता चलता है कि एक और नंबर है। कभी कभी फ़ोन होता है लेकिन जब भी बातचीत होती है तो बहुत सारी बातचीत होती हैं। आखिरकार पुलिस ने उस नंबर की जब पड़ताल करना शुरू किया है तो पता चलता है कि ईंट गांव लगता है कि ईंट गांव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अंकिता उर्फ दीपिका होता है। पुलिस अंकिता उर्फ दीपिका के संपर्क में आती है, उससे बातचीत करती है और सख्ती से जब पूछताछ करती है तो कुछ चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल वो बताती है कि मनोज राजपूत कभी उसका क्लासमेट हुआ करता था, कभी उसके साथ पढ़ा करता था, लेकिन 20 जून 2021 को उसकी शादी हो जाती है महेंद्र नाम के एक लड़के से। महेंद्र नाम का जो लड़का होता है जो कि तेज किशन खेड़ा का निवासी होता है और उसकी 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर नौकरी लग जाती है। उसी सिपाही से इस अंकिता उर्फ दीपिका की शादी हो जाती है। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी लेकिन एक दिन अंकिता उर्फ दीपिका मेला गई थी घूमने के लिए और मेले में आमने सामने टकरा जाता है मनोज। जैसे ही मनोज से आमना सामना होता है, मुलाकात होती है, दोनों एक बार फिर से एक होने की कोशिश करते हैं। पति तो रहता था ड्यूटी पर, पुलिस की ड्यूटी करता था और उसकी पोस्टिंग लगभग 135-40 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी में थी। फिलहाल उसकी पोस्टिंग लखीमपुर खीरी के पुलिस लाइन में चल रही थी और जब उसने नंबर आदान प्रदान हुआ तो दोनों की बातचीत शुरू हो गई और बातचीत को इस कदर शुरू हुई कि दोनों फिर से प्यार में पड़ जाते हैं। फिर से इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन जाती है और जब जब मौका मिलता था तो दोनों मुलाकात भी कर लेते थे। ऐसी कुछ जानकारी मिलती भी है। ऐसा भी पता चलता है कि दोनों के बीच में अवैध संबंध भी हो जाते हैं। जब जब सिपाही अपने घर आता था तब तब उसकी पत्नी उदास हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, लेकिन जब वो चला जाया करता था तब वो खुश हो जाया करती थी। इसी बात को देखते हुए पति को थोड़ा शक हो जाता है और जैसे ही शक होता है तो 24 दिसंबर 2024 की बात है तो वो कॉल डिटेल निकलवाता है अपनी पत्नी के और वहाँ से पता चलता है कि मनोज से तो बहुत सारी बातें होती हैं। अब इस बात का खुलासा हो जाता है और वो अपनी पत्नी के पास जाता है और समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी पोल पट्टी पूरी तरह से खुल चुकी है, तुम मनोज से बहुत सारी बातें करती हो, अब तुम्हें या तो मनोज को या फिर मुझे, यानी कि जो उसका पति महेंद्र है उसको चुनना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक को चुनोगी तो भी सही होगा। अब जब पत्नी पर लगातार ये बात की जाती है तो पत्नी कहती है कि मैं अपने पति के ही साथ रहना चाहूँगी। वो कहता है कि अगर पति के साथ रहना चाहोगी तो ये मोबाइल है, ये सिम कार्ड है, अब तुम्हें आगे से सिर्फ इसी से ही बातचीत करनी है। इसके अलावा तुम मनोज से जब भी कभी बातचीत करोगी किसी जो पुराना नंबर था उससे कभी बात मत करना। जब ये पति ने समझाया और उसने कहा कि जब भी कभी मुझसे बात करनी है तो इस नंबर से बात करोगी। और जब इस तरह की बातचीत थी, क्योंकि उसने 2 सिम कार्ड लिए थे, दोनों सिम कार्ड या तो वो करेगी उससे बात या करेगी प्रेमी से बात। अब जब भी प्रेमी से बात करेगी तो उस नंबर से और वो मुझसे बात करेगी तो इस नंबर से करेगी जो दोनों फर्जी सिम लिए हुए थे। आपस में इन्होंने कनेक्टिविटी जोड़ने की कोशिश की। वक्त आगे बढ़ जाता है। इसकी ड्यूटी लग जाती है अयोध्या में ड्यूटी करके, क्योंकि ये लखीमपुर की पुलिस लाइन में ड्यूटी थी और वहाँ से इसको अयोध्या भेज दिया जाता है और अयोध्या से इसको भेजा जाता है कि अब तुम घर जा सकते हो, यानी कि छुट्टी लेके आया था 21 मार्च को। तभी इसने अपनी पत्नी से घर जाता है। घर जाने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि मैं आखिरी बार मनुष्य से आमने सामने मिलकर बातचीत करना चाहता हूं। आखिरकार मैं देखना चाहता हूं कि क्या बात है। कुछ नहीं कहूँगा, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, बस एक बार तुम उसे बुला दो। अब इसकी पत्नी अंकिता उर्फ दीपिका ने अपने प्रेमी को, जो जिससे क्या वो बातचीत करती थी, नए नंबर से बातचीत करती थी, उससे फ़ोन करा और करने के बाद कहा कि तुमसे बात करनी, मिलना है। तो उसने बहाना बना दिया। इसके बाद उसने दोबारा फ़ोन किया, तीसरी बार किया, चौथी बार, पाँचवीं बार, छठी बार, इस तरह से करते 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 लगभग 35 बार उसने ट्राई किया। आखिरकार मनोज हार जाता है और मनोज कहता है कि ठीक है, तुम बताओ क्या बात है, कहाँ मिलना है। तो एक जगह लगती है बरकताबाद में मिलने की जगह तय की जाती है। रात के 8 बजे के आसपास या उससे ज़्यादा। कहते हैं कि मैं वहाँ मिलूँगी, तुम भी वहीं आ जाना। तब जब मनोज आता है तो मनोज अपने दोस्त रोहित से कहता है कि यार थोड़ी देर के लिए चलते हैं। घर वाले पूछने लगे तो वो कहने लगा कि पास का ही गांव है, वहाँ पर एक जन्मदिन की पार्टी है, वहाँ जा रहा हूँ। जैसे ही वो बरकताबाद में पहुँचता है, वहाँ जाने के बाद वो उस महिला से मुलाकात करता है, बातचीत करता है और महिला उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि अब हम शायद कभी आगे मिल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो इसका सिपाही पति होता है वो 3 और साथियों के साथ छुपा हुआ था, दुबका हुआ था। इसी बीच में उसको मौका मिल जाता है और जैसे ही बाइक लेके निकला ही था कि वो घेर लेते हैं। उसके हाथ में कुछ धारदार हथियार होता है और वो ऐसा मारता है कि मोटरसाइकिल रुक जाती है।
फिर ये दोनों के साथ यानी कि रोहित और मनोज के साथ खूब जमकर मारपीट करते हैं। जैसे रोहित और मनोज साथ मारपीट कर रहे थे, मारपीट करते करते पत्नी बचाने के लिए आया करती थी, तो पत्नी के साथ भी इस तरह से हाथापाई की जा रही थी। और ये बात बढ़ती चली जाती है। जब उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है, महेंद्र का जो सिपाही होता है वो एक धारदार हथियार लेता है और उसके बाद एक वार कर रहा था। वार करते करते कब उसकी खुद की उंगली कट जाती है उसको इस बात का पता ही नहीं चलता। वो उंगली वहीं छूट जाती है और वो लगभग अपने पत्नी के प्रेमी पर 22 से ज़्यादा वार करके गंभीर चोटें देने के बाद, उसकी गर्दन, उसकी कलाइयाँ अलग करने के बाद वहाँ से भाग तो जाता है, लेकिन कानून के नज़रों में कभी भाग नहीं सकता। अब चाहे वो पुलिस वाला हो या फिर जज हो या फिर कोई और नेता हो, कोई भी हो, कानून का उल्लंघन करने वाला जरूर पकड़ा जाता है, चाहे वो कितने भी शातिराना अंदाज से ये सब घटनाक्रम को अंजाम दे। हालांकि उसने दिसंबर 2024 से ये प्लानिंग की थी और उसके पास मौका आया था। 21 मार्च 2025 की रात उसने कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद वो आराम से ड्यूटी पर निकल जाता है, ये सोच कर कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की तो सिपाही भी पकड़ा जाता है, उसके साथ 3 और साथी होते हैं, वो भी पकड़े जाते हैं। और जो पत्नी होती है, जिस पत्नी का शादी से पहले भी अफेयर था और शादी के बाद भी वो अफेयर कर बैठती है, वो भी पकड़ी जाती है और 2 लोगों की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। परिवार इसमें पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा अगर नहीं पहुंचा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। ईमानदारी की बुनियाद पर रखे गए रिश्ते कामयाब होते हैं, लेकिन यहाँ पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ता रखा गया था उसमें बेईमानी हो गई थी शुरू। अंकिता शादी से पहले भी बेईमानी कर रही थी और शादी के बाद उसने बेईमानी की और इस बात का जब पति को पता चला तो जाहिर सी बात है उसने कत्ल कर दिया। अब कत्ल करने के बाद अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद की, अपनी पत्नी की भी बर्बाद की और 3 वो लोग जिनका कोई कसूर नहीं था जो उसके साथ आए थे उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद है और 2 लोगों की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है, शांत हो चुकी है, कभी वो वापस लौट कर आ नहीं सकते, वो भी बर्बाद हो चुके हैं। जिसमें रोहित का कोई दोष नहीं था, उसका कोई कसूर नहीं था, उसको बेवजह मौत मिल जाती है। जाते जाते सीतापुर के रहने वाले मोहम्मद फैसल अंसारी हैं, आज इनका जन्मदिन है। फैसल अंसारी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें चंद्रकला देवी हैं, नवीन शेट्टी हैं, हसन खान, रवि यादव, नदीम चौधरी, कविता भारती, प्रियंका कुमारी, कविता कश्यप, आरिफ आर्यन, सोमबीर सोलंकी, उनकी पत्नी रानी हैं, जुनैद चौहान, हरपाल सिंह, भोला चौधरी, वकील राणा, नैतिक कुमार, जमील खान, संजय त्यागी, रेहान अली, शाहनवाज अंसारी, अजय गौतम। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।